नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। भाजपा मुसलमानों के बीच अपनी पेड़ बनाने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में बीजेपी ने बड़ी संख्या में मुस्लिमों को मैदान में उतारा था और उनमें से कुछ चुनाव जीतने में कामयाब भी रहे। भाजपा रामपुर में विधानसभा उपचुनाव जीतने में कामयाब रही, जहां मुस्लिमों की आबादी 60% से ज़्यादा है। मुस्लिमों के बीच भाजपा की इससे थोड़ी बहुत पकड़ का श्रेय इंद्रेश कुमार को जाता है। वही इंद्रेश कुमार, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मुस्लिम शाखा राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के अध्यक्ष हैं, जो प्रयोग यूपी में बीजेपी ने किया, वही प्रयोग अब इंद्रेश कुमार मध्य प्रदेश में दोहराना चाहते हैं। इसलिए राष्ट्रीय मुस्लिम मंच भोपाल में मुस्लिम युवाओं को ट्रेनिंग देने जा रहा है। इसमें राष्ट्रवाद, देश प्रेम पर मुस्लिम युवाओं की समझ और दृष्टिकोण को विकसित करने का प्रयास होंगे। मध्य प्रदेश में मुस्लिम बहुल इलाकों में बीजेपी को बहुत कम वोट मिलते हैं। यदि मुस्लिम वर्ग भाजपा से जुड़ता है तो ये कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। तो क्या भाजपा मुस्लिमों के बीच पकड़ बनाने में कामयाब होगी और इससे कांग्रेस भाजपा के स्नेह पेतरे से कैसे प्रभावित होगी, ये जानेंगे। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सोशल इंजीनियरिंग की सियासत शुरू हो गई है। सत्ता संगठन के बाद अब संघ ने सियासी चौसर बिछाना शुरू कर दी है। इस बार बीजेपी के राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने मिशन मुसलमान को टारगेट करते हुए मैदान में मोर्चा संभाला है। मुस्लिम मतदाताओं में पैठ जमाने के लिए राष्ट्रवाद और देश प्रेम की जमावट की जा रही है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने भोपाल में मुसलमान युवाओं की ट्रेनिंग का बड़ा कैंप लगाने की योजना बनाई है। जानकारी के मुताबिक 4 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन भोपाल के पीपुल्स कैंपस में होगा, जो कि 9 से 11 जून तक चलेगा। खास बात ये है कि इस शिविर में आरएसएस मुस्लिम मंच शाखा के प्रमुख इंद्रेश कुमार समेत मुस्लिम धर्म गुरु भी शामिल होंगे। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का अखिल भारतीय अभ्यास वर्ग इस बार भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित होने जा रहा है। 8, 9, 10, 11 जून को प्यूपिल्स नेचुरोथेरेपी सेंटर में होगा, जिसमें हमारे देश के लगभग 500 पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। यह अभ्यास वर्ग हमारा आगे के लिए कैसे कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन मिले, कैसे आगे के लिए हमारे सभी चीज़ों के ऊपर इस अभ्यास वर्ग में निर्णय होंगे, जो आदरणीय इंद्रेश कुमार जी के द्वारा मार्गदर्शन में अभ्यास वर्ग का आयोजन किया जा रहा है। और इसमें देश के कई वरिष्ठ जन पदाधिकारी इस अभ्यास वर्ग में उपस्थित होंगे, जो अपना सत्रों के अंदर मार्गदर्शन देंगे। उधर संघ के सियासी शिविर में मुस्लिम युवाओं की ट्रेनिंग ने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। मिशन मुसलमान पर कांग्रेस का मानना है कि बीजेपी मुस्लिम मंच का इस्तेमाल कर मुस्लिम युवाओं को बरगला रही है, तो वहीं बीजेपी के अपने तर्क हैं। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय मुस्लिम मंच जनता के बीच में जाके मोहब्बत की बातें बताएगी, पर मैं आपको बता दूं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत के फूल बांटने जब पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी जी जब निकले थे भारत जोड़ो यात्रा में, तो हकीकत में नफरत के बाजार में मोहब्बत के फूल हम लोगों ने बांटे। जब जब बात आती है, जब जब चुनाव आता है, तब तब भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुस्लिम याद आते हैं। हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, तुष्टीकरण की बात करते हैं, सांप्रदायिकता की बात करते हैं। अब चुनाव आ गया है तो उनको कहीं ना कहीं मुस्लिम दिख रहे हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के और संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन भागवत जी जब जब चुनाव आते हैं तब तब बोलते हैं हिंदू मुसलमान का डीएनए एक है। तो पहले भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट कर ले कि उनकी कथनी करनी में कितना फ़र्क है, तब जनता के बीच में जाएं। एक तरफ नफरत फैला रहे हैं, दूसरी तरफ मुसलमानों का एक संगठन बना के मुस्लिम भाइयों का, और आप जनता के बीच में भेज रहे हैं। तो आज सब जान चुके हैं कि आप नफरत फैलाते हैं। देखिए, सब जानते हैं कि कौन नफरत फैलाता है, कौन मोहब्बत फैलाता है। वो कांग्रेस पार्टी जिसने 1947 में नफरत और मोहब्बत के आधार पर भारत के टुकड़े करने को स्वीकार कर लिया, वो कांग्रेस पार्टी जिसने बात की राजनीति तुष्टीकरण के आधार पर करी, फूट डालो, राज करो, समाज को आपस में बांटो, जाति धर्म के आधार पर झगड़े कराओ, ये काम कांग्रेस पार्टी ने बरसों बरस किया और आज भी कांग्रेस पार्टी वही कर रही है। तो कहने भर से कि मेरी मोहब्बत की दुकान है,
आपके नफरत के कारोबार बंद थोड़ी हो जाएंगे। सब समझते हैं कांग्रेस का चरित्र, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की नीति और नियत सब समझते हैं। कुल मिलाकर लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम मतदाताओं पर महाभारत शुरू हो गई है। संघ और उसके अनुषांगिक संगठन सत्ता बरकरार रखने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव में मुसलमान किस पर मेहरबान होंगे। सवाल यह भी है कि मुस्लिम मंच किसे विक्ट्री का पंच दिखाएगा। अनादि टीवी के लिए भोपाल से वैभव गुप्ता की रिपोर्ट। तो इसी पर चर्चा करेंगे वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौकसे के साथ। वो स्वागत है खिलावन जी आपका। नमस्कार नमस्कार। तो खिलावन जी, दो तस्वीरें, एक जो राष्ट्रवादी मुस्लिम है उनको बीजेपी से जोड़ना, उनको प्रशिक्षण देना, जन जागरूकता अभियान चलाना, और दूसरी तस्वीर हम ये भी देख रहे हैं कि जो आतंकी संगठन HUT के लोग पकड़े गए हैं कि कैसे हिंदुओं का ब्रेन वॉश किया जाता है, वो मुस्लिम में कन्वर्ट हो रहे हैं और कितने वो कट्टर हो गए हैं। तो ये दोनों जो तस्वीरें हैं वो क्या बताती है? क्या वाकई में किसी एक संगठन के माध्यम से जो संघ की सोच है कि उनको मुख्य धारा में राष्ट्रवादी विचारधारा से जोड़ लिया जाए, बाद में उनके वोट हासिल भी करना हो, और दूसरी एक तरफ जो हम जिस प्रकार के घटनाक्रम देख रहे हैं HUT के आतंकियों का, उससे कैसे निपटा जाए, उस पर भी शायद आपको नहीं लगता कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच को फोकस करना चाहिए? देखिए, जहाँ तक HUT का सवाल है, HUT अभी प्रकाश में आया हुआ संगठन है और जिस तरह से लेकिन है 50 साल पुराना वो। अभी उस पर ज्यादा चर्चा होने जी लगी बिल्कुल। जब से मध्य प्रदेश में उसकी घुसपैठ शुरू हुई है, तब से ज्यादा चर्चा में आई है। मैं भी इससे पहले इस संगठन के बारे में बहुत कम जानता था। बिल्कुल, आम लोग भी नहीं जानते थे। देखिए, लेकिन इसमें यहीं पर मुझे पता चलता है कि RSS का जो काम है, एक तरफ आप जो है धर्मांतरण को रोकने के लिए पूरे शिद्दत के साथ खड़े हुए हैं और ऐसे में जो है मुसलमानों पर हमला भी करते हैं आप, मुसलमान वर्ग के ऊपर, और दूसरी तरफ जो है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के माध्यम से आप राष्ट्रवादी मुस्लिम, देखिए राष्ट्रवादी मुस्लिम जो है वो तो अभी भी भाजपा के वोटर हैं, लेकिन राष्ट्रवादी मुस्लिम बनाने के लिए और दूसरे मुस्लिमों को राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के माध्यम से इकट्ठा करना RSS का एक बहुत लगभग मुझे लगता है 10-12 साल से लगातार प्रयास भी हो रहे हैं और पसमानदा मुसलमानों को अपनी तरफ करने में उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त की है। और आप देखिएगा उसी का प्रतिफल ये हुआ कि अभी जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए हैं स्थानीय निकायों के, उसमें बहुत ज्यादा संख्या में मुसलमानों को या अल्पसंख्यकों को जो है सीट दी गई थी, टिकट दी गई थी और वो जीत के आए भी। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है कि RSS को अपना रवैया, अपना दृष्टिकोण एक तरफ से ठीक करना होगा, दोनों तरफ से बातें करके, दोनों तरफ की कार्रवाई करके वो मुझे लगता है कि मुस्लिमों को अपने तरफ या राष्ट्रवाद की तरफ मोड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं वो उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। देखिए, जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का जो कार्यक्रम है, मुझे लगता है उसके इंद्रेश कुमार उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके मार्गदर्शन में ही यहाँ बहुत सारे उलेमा, बहुत सारे धर्मगुरु मुस्लिमों के ये जो है लगातार राष्ट्रवाद से संबंधित बातें बताएंगे शिविर के माध्यम से, ट्रेनिंग कैंप के माध्यम से, और मुझे लगता है कि मुसलमानों को राष्ट्रवाद से जोड़ने का एक भरपूर भरसक प्रयास होगा। मुझे लगता है एक और है कि देखिए RSS का जो संगठन है, हम देखते हैं कि RSS के जो अनुसांगिक संगठन है उसमें आप मजदूर संगठन ले लीजिए, भारतीय किसान संघ ले लीजिए, आप वनवासी कल्याण परिषद है, तमाम सारे लगभग 50 से ज्यादा विचार परिवार उसको नाम दे रही है आजकल। महिलाओं का विंग भी RSS का खड़ा हो गया है। तो इसी क्रम में मुसलमानों का भी एक विंग है जिसको राष्ट्रीय मुस्लिम मंच कहा जाता है, अस्तित्व में बहुत दिनों से। बीजेपी के अंदर भी तो खुद उन्होंने अपना जो एक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बना ही रखा है, अल्पसंख्यक मोर्चा। देखिए, ये RSS का विंग है और अल्पसंख्यक मोर्चा जो है वो बीजेपी का है, भाजपा का अंग है।
अब ये बात अलग है कि दोनों अंत में जाके एक स्तूप में खड़े होते हैं और एक ही सुर में बोलने लगते हैं, ये बात अलग है। लेकिन प्रैक्टिकल में जो है अलग अलग विंग के रूप में दोनों माने जाते हैं। देखिए, ये पुराना संगठन है, कोई नया संगठन नहीं है, लंबे समय से ये अस्तित्व में है। लेकिन इस बार क्योंकि भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में इसका शिविर लगने वाला है, इसका ट्रेनिंग कैंप लगने वाला है, इसलिए ये ज्यादा चर्चा में आया है। और मुझे लगता है कि इस माध्यम से जिस तरह से मुस्लिम मतदाताओं पर आज की स्थिति क्या है मुस्लिम मतदाताओं की, आप देखते हैं कि 12-13% मुस्लिम मतदाता ही भाजपा को वोट देने के पक्ष में रहते हैं, बाकी सब या तो कांग्रेस में जाते हैं या दूसरे समाजवादी दल या दूसरे मध्य प्रदेश का या जो उनके पास मौजूद विकल्प होता है जहां भी हो है। तो अभी दो तीन और विकल्प मध्य प्रदेश में आने वाले हैं। वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी आने वाली है, आम आदमी पार्टी आने वाली है। तो मुस्लिम मतदाता जो है बढ़ते हुए, उसमें से कांग्रेस के पक्ष के भी मुस्लिम मतदाताओं को अपने पक्ष में ये दोनों दल करेंगे और भाजपा के पक्ष में जो राष्ट्रवादी मुस्लिम है उनको भी अपने पक्ष में, अपने पाले में करने का प्रयास करेंगे। तो कुल मिला के इसको साधने के लिए, ये ना होने पाए, इसको साधने के लिए इस तरह के ट्रेनिंग कैंप या शिविर लगाए जा रहे हैं ताकि राष्ट्रवाद से ओत-प्रोत करके मुसलमानों को भाजपा के मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। जी तो ब्रजेश जी, क्या इतना आसान है वाकई? और दूसरी एक और बात है कि ये अल्पसंख्यकों को भी सोचना होगा कि क्यों उनके युवाओं को आपको ट्रेनिंग देना पड़ रही है कि आप राष्ट्रवाद से जुड़िए, क्योंकि आप अगर इस देश में पैदा हुए हैं और मुस्लिम तमाम सारे जो हैं वो ये कहते हैं हम बाय चॉइस हिंदुस्तान में रहे हैं, बाय फोर्स नहीं रहे। अगर फोर्स में रहना होता तो पाकिस्तान चले जाते हैं। तो अगर बाय चॉइस उन्होंने अगर इस धरती को चुना है तो फिर ये नौबत क्यों आ रही है? दरअसल इस नौबत इसलिए आ रही है, हमने देखा कि किस तरह से संघ पहले काम करता था। पहले संघ ने सोचा कि सारे हिंदुओं को एकजुट किया जाए, क्योंकि संघ का मानना है कि सभी सनातनी, सबके पूर्वज हिंदू थे, तो मुसलमानों से तो कोई बैर है नहीं संघ को। लेकिन उस संघ ने पहले जो हिंदू थे उनको एकजुट करने की कोशिश की। और जिस तरह आपने HUT का जिक्र किया था कि यदि HUT जैसा संगठन कुछ हिंदुओं को माइंड ब्राउज करके मुस्लिम बना सकता है, कट्टरपंथी बना सकता है, तो संघ तो बहुत अच्छा काम कर रहा है ना सर। संघ तो ये लोगों को राष्ट्रवादी बना रहा है, लोगों को बता रहा है कि वो असल में है क्या। तो आप उनको जोड़ने की कोशिश कर रहा है, जिसको एक तरह से प्रचारित किया जाता था कि संघ मुसलमानों से नफरत करता है। तो आप देखिए मोहन भागवत से लेकर तमाम उनके आला नेता, चाहे वो मस्जिद में जा रहे हों, चाहे इमाम से बात कर रहे हों, और वो वही बात कर रहे हैं ना। जो उनके बड़े नेता है मदनी, उन्होंने तो कहा भी है कि अगर प्राइम मिनिस्टर बुलाते हैं तो मैं एक बार नहीं 100 बार जाऊंगा, क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री। निश्चित तौर पर तो ये जो कुछ जो तुष्टीकरण की सियासत होती है, उस वजह से मुसलमानों को ये जताया जाता है, ये बरगलाया जाता है कि आपसे नफरत की जाती है। आप बताइए कि नफरत कौन कर रहा है? नफरत करना होती तो आज की तारीख में उनके दरवाजे पे जाते क्या? लेकिन नहीं। आप देखिए कि भरोसा मुसलमानों का भी जागृत हुआ है बीजेपी में और सरकार में, क्योंकि जब तक आप सरकार में नहीं थे तब तक आपको ऐसा लगता था कि आप उनसे नफरत ही कर रहे हो। लेकिन जब आपने योजनाएं वैसी लेकर आए कि मकान भी आप उनको मिल रहे हैं, वही सब, कोई भेदभाव नहीं हो रहा सरकार की योजनाओं में। आप देखिए बाकायदा पूरा, और यही वजह है कि आप देखिए 5% मिलता था उत्तर प्रदेश में वोट अल्पसंख्यकों का बीजेपी को, लेकिन आप देखिए कि दोबारा जब चुनाव होते हैं तो 9% हो जाता है। हाल ही में जब पंचायत को निकाय के चुनाव हुए तो ये प्रतिशत और बढ़ जाता है, क्योंकि भरोसा हुआ आप पे कि आप नफरत नहीं कर रहे हो, आप सबको साथ लेकर चल रहे हैं, सबका विकास कर रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। यदि वहाँ अतीक अहमद के साथ जो होता है तो वहाँ दूसरे राणा के साथ भी वही होता है। तो आप देखिए कि इनकाउंटर हो रहे हैं, तो ये प्रचारित किया जा रहा है कि अल्पसंख्यकों के साथ मुसलमानों के साथ इनकाउंटर हो रहे हैं। लेकिन यदि पूरी फहरिस्त उत्तर प्रदेश की उठा के देखेंगे आप, विकास दुबे तो अधिकांश आपको उसमें जो गैंगस्टर हैं वो हिंदू मिलेंगे, लेकिन वैसे प्रचारित नहीं होता है। तो ये जो माहौल बनाने की कोशिश की जाती है, मुझे लगता है कि अब जो विश्वास जगाना चाहिए, और यही बात है कि धीरे धीरे जो विश्वास मुसलमानों में हो रहा है उसको और दिशा देने की और बढ़ाने के लिए आरएसएस जतन कर रहा है, पहले से भी करता रहा है। कोई नई बात नहीं है कि जो कैंप लग रहा है तो भोपाल में लग रहा है, पहली बार लग रहा है, या पूरे देश में एक तरह से हम देख रहे हैं कि इंद्रेश कुमार किस तरह से इसमें सक्रिय थे, पूरा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पूरा काम कर रहा है। बीजेपी में जो आपने जिक्र किया कि अल्पसंख्यक मोर्चा वैसे ही काम करता है। तो ये जो नफरत है ये निश्चित तौर पर ये शिक्षा से, यदि एक HUT संगठन किसी को भड़का सकता है, सिमी का संगठन किसी को भड़का सकता है, तो आप शिक्षित कर सकते, उनको जोड़ सकते हो, आप उनको बता सकते हो कि सही है गलत क्या है। यदि कोई एक गलत के लिए भड़का सकता है तो आपको सही के लिए आपको बताना पड़ेगा। तो जो लोग बाय फोर्स
नहीं गए हैं या जिन्होंने अपने चॉइस से हिंदुस्तान में रुकना स्वीकार किया है, तो निश्चित तौर पर उनको इस देश से प्यार होगा ना, तभी तो रुकें कि हमारा अपना देश है, हम यहीं रुकेंगे, वरना चले जाते वो। तो अब वो कहीं ना कहीं किन लोगों ने उनको भड़काया है, वोट की बैंक की राजनीति बहुत की है। नहीं है, गिनती के लोग हैं। गिनती के लोग हैं, इसलिए हम तुष्टीकरण की राजनीति जो सकते हैं। बुराई है ना, वो ज्यादा देर दूर तक फैली हुई नजर आती है। ऐसा नहीं है कि देश के मुसलमान हिंदुस्तान से प्रेम नहीं करते। आप देखिए, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस में हो, तमाम बड़े नेता होते हैं, देश हित की बात करते हैं, शहीद होते हैं, शहादत देते हैं, सेना में देते हैं, पुलिस में देते हैं। लेकिन कुछ चंद लोगों की वजह से, की लड़ाई में हमने देखा, चंद लोगों की वजह से ये नहीं कहा जा सकता है, सिखाया जाता है। लेकिन जो भटके लोग हैं, जिनको अपनी बात जब तक किसी से कहोगे नहीं, किसी को समझाओगे नहीं, कोई गलत रास्ते पर जा रहा है, यदि उसे सुधारने की कोशिश करोगे तो निश्चित तौर पर वो समझेगा और वो मुख्य धारा से जुड़ेगा। तो राष्ट्र हित में निश्चित तौर पर सब एक होंगे, इस उद्देश्य से संघ ये काम कर रहा है। और यदि काम कर रहा है, यदि मुसलमानों का विश्वास बीजेपी में और संघ में आ रहा है, तो मुझे लगता है उन राजनीतिक दलों के लिए जरूर अलार्म है संकट का, कि यदि वो उन पर भरोसा करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी वोट बैंक जो है वो खिसक ना जाए। तो इसलिए इस तरह के बयान आते हैं कि सिर्फ नफरत फैलाने वाला संगठन है, या सिर्फ ये लोगों पर अत्याचार करता है, खासकर मुसलमानों पर उनको टारगेट करता है। ऐसा मुझे नहीं लगता कि किसी भी सरकार में, चाहे केंद्र की सरकार में आपने देखा हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार में देखा हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार में देखा हो, इस तरह का भेदभाव कहीं नहीं हुआ। तो ये भरोसा धीरे धीरे आ रहा है। जब आप सत्ता में हैं तो आप पर भरोसा कर रहे हैं, तो संघ पर भी भरोसा कर रहा है, क्योंकि संघ राष्ट्रवाद की बात करता है, राष्ट्र प्रेम की बात करता है, वो हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं करता, वो तो सबको जोड़ने की बात कर रहा है ना। तो आप उसमें जुड़ेंगे तो आप उसको समझने की कोशिश करेंगे। जब मुस्लिम वर्ग कुछ पढ़ा लिखा जो समझदार है, यदि वो जुड़ेगा तो निश्चित तौर पर वो पूरी समाज को जागृत कर सकता है और बता सकता है कि जो एक संघ के बारे में जो धारणा बनाई जा रही है, जो भ्रम फैलाया जा रहा है, वैसा संघ है नहीं। संघ को किसी से नफरत नहीं है, वो सबको जोड़ना चाहता है, क्योंकि वो मानता है कि हर सनातनी है, सबके पूर्वज एक ही हैं। तो जब पूर्वज एक ही हैं तो हम ये कह सकते हैं ना, कुछ लोग भटक गए। जिस तरह से हमने देखा एचयूटी ने कुछ लोगों को भटका दिया, वो हिंदू से मुस्लिम बन गए। लेकिन यदि आप उनको समझा बुझाकर रास्ते बुराई बता मुस्लिम सकते हो, बनने में भी नहीं थी, लेकिन वो जिस प्रकार के काम में लिप्त हो गए वो शायद संकट था। बिल्कुल। लेकिन खिलावन जी, जिस पसमानदा को रिझाने की बात प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं, लेकिन हम कर्नाटक में देखें कि पोलराइजेशन की जब बात होती है तो जेडीएस का जो भी मुस्लिम वोटर है वो भी संगठित होकर कांग्रेस के साथ चला जाता है। नतीजा ये रहता है कि बीजेपी का वोट परसेंट तो उतना ही रहता है, लेकिन जेडीएस का जो वोट शेयर होता है मुस्लिमों का, वो कांग्रेस के साथ हो जाता है, और नतीजा होता है कांग्रेस को बम्पर जीत मिलती है और बीजेपी के साथ दिक्कत हो जाती है। तो क्या अगर जो ये संघ परिवार या बीजेपी जो प्रयास कर रहे हैं, तो दोनों खतरे हैं। या तो ये भी है कि पसमानदाओं का एक वर्ग, क्योंकि 7-8% अभी वोट मिलता है बीजेपी को, ये बढ़कर 15-20% हो जाए तो कांग्रेस के लिए वही स्थिति हो जाएगी जो बीजेपी के लिए कर्नाटक में थी। या फिर वो स्थिति भी बन सकती है कि जो बाकी का वर्ग एकजुट होकर कांग्रेस के पीछे खड़ा हो जाए, ना वो AIM का पीछे जाए, ना वो आम आदमी पार्टी के पीछे जाए, ना बीजेपी के पीछे जाए। तब मध्य प्रदेश में क्या स्थिति बनेगी राजनीतिक रूप से? देखिए, जहाँ तक पसमानदा मुसलमान का सवाल है मनोज जी, पसमानदा मुसलमान अधिकतर जो है या तो यूपी में है या दिल्ली में है, और कुछ संख्या में बिहार में। पसमानदा मुसलमान का क्षेत्र न तो मध्य प्रदेश है न तो कर्नाटक है, जहाँ तक आपने इसलिए मुझे लगता है कि नहीं, वो एक्चुअली जो उनको वो जैसे कुरैशी है, अंसारी है, ये तो मध्य प्रदेश में बहुतायत में है। बहुतायत में, लेकिन पसमानदा वो अपने आप को नहीं मानते। पसमानदा मुसलमानों की पहचान जो है बहुत ज्यादा व्याख्या तो नहीं जानता मैं, लेकिन मध्य प्रदेश में उनमें ये है कि जो ऊपरी जातियां हैं, जैसे हमारे यहाँ जो सवर्ण लोग हैं और SC/ST, वो बाकी के पसमानदा में आते हैं, सवर्ण टाइप के जो मुसलमान है। लेकिन मध्य प्रदेश में मुझे लगता है इस तरह का विभाजन नहीं है। जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, ऐसे मुसलमानों को जोड़ने का काम कर रही है। जो कुरैशी है, अंसारी है, जिनको एक अभिजात्य वर्ग है जो मुसलमानों का, जिन्होंने उनको दलितों की तरह, शेख, सैयद, पठान। अच्छा, कर्नाटक में दूसरी परिस्थितियां थी। कर्नाटक में एक तो हिजाब विवाद को लेकर के भाजपा के प्रति आक्रोश मुसलमानों में था। दूसरी बात, जब उनका आरक्षण समाप्त किया, उस बात को लेकर बहुत ज्यादा आक्रोश था। तीसरी बात, जब बजरंग दल को बैन करने की बात कही कांग्रेस ने, तो कांग्रेस की तरफ मुसलमान मतदाताओं का झुकाव हुआ। ये 3 महत्वपूर्ण बातें थी। और मुसलमान, मैं देखता हूं कि मुसलमान जो है अपने वोट को खराब करना पसंद नहीं करते, अपने वोट को सही जगह इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुतायत में मुसलमान जो है वो मायावती के जुड़ने के बावजूद बाद में वो बहुतायत मुसलमान जो है समाजवादी पार्टी को वोट करते हैं। यही हालत लगभग वो कर्नाटक में हुई। उन्होंने देखा कि जदयू के साथ जाने, जदयू के 22
जनता दल एस का, सेकुलर का जो है 22 कैंडिडेट खड़ा था मुस्लिम वर्ग से, 22 के 22 हार गए, लेकिन कांग्रेस से 8 कैंडिडेट खड़े हुए थे, 8 के 8 जीत गए। तो कुल मिला के जो है मुसलमान वहाँ के, मुझे लगता है कि वो अपने वोट का सदुपयोग करने के लिए कांग्रेस को चुना और कांग्रेस के पक्ष में वोट किया, इसलिए कांग्रेस को बम्पर जीत भी मिली। न सिर्फ मुस्लिम उससे विधायक जीते, बल्कि दूसरे क्षेत्रों में भी, अन्य क्षेत्रों में उसका प्रभाव दिखा। जहां तक मध्य प्रदेश में सवाल है, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ जी, ये तो प्रभावित करेंगे ही। यदि यहाँ पसमानदा टाइप की कोई बात होती है और मुसलमानों को हाई वर्ग और निम्न वर्ग में 2 वर्गों में बांट के यदि बात होती है, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ रिजल्ट सामने आ सकता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जहां तक हितग्राही मूलक योजनाओं का सवाल, राष्ट्रवाद से जोड़ने के लिए, देश प्रेम से ओतप्रोत करने के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं, लेकिन मैं जहां तक हितग्राही मूलक योजनाओं की बात है, हितग्राही मूलक योजनाएं 2 तरह की होती है, एक व्यक्तिगत हितग्राही मूलक योजना और एक सामूहिक हितग्राही। लाडली बहना योजना या लाडली लक्ष्मी योजना, इसमें सामूहिक हितग्राही मूलक योजनाएं हैं। इसमें सबको, मुसलमान हो हिंदू हो, कोई पहचान नहीं, सबको जो है लाभ मिलना है। लेकिन जब यही बात जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आती है, तो आज के जो अधिकारी वर्ग है उसमें मुसलमानों हिंदू करने की बहुत ज्यादा भावना है। तो आप देखते होंगे कि अपेक्षाकृत मुसलमानों को कम लाभ मिल पाता है इसमें। लेकिन एक ऐसा बड़ा वर्ग है जिसको लाभ मिला है, चाहे वो शौचालय की बात हो, उज्ज्वला कनेक्शन की बात हो। तो ब्रजेश जी, चूंकि समय का अभाव है, तो एक छोटी सी प्रतिक्रिया, एक छोटी सी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ। देखिए, पूरे मुसलमान वर्ग को वो करने के लिए, अपने ओर खींचने के लिए हज हाउस की बात होनी चाहिए, हज कमेटियों की बात तो बन गया ना, हम देख रहे हैं भोपाल में बना है, बीजेपी शासनकाल में ही बना है, बीजेपी शासनकाल में ही बना है भोपाल में। तो लेकिन ब्रजेश जी, क्या केवल इतना पर्याप्त होगा कि आप इस प्रकार के ट्रेनिंग शिविर लगा लें या हितग्राही मूलक योजना है? देखिए, क्योंकि होता है कि बीजेपी के तमाम सारे नेता अनौपचारिक बात में कहते हैं कि हम तो मुस्लिमों को अगर वोट भी दे, अगर उनको उम्मीदवार भी बनाते हैं, तो उन्हीं की कौम के लोग उसको वोट नहीं करते हैं। वो ये कहते हैं कि तो बीजेपी का आदमी है, उसको मुस्लिम ही नहीं मानते। हमने भोपाल में भी देखे कि बीजेपी ने कई मुस्लिम नेताओं को चुनाव लड़ाया है। लेकिन इससे हताश और निराश होकर नहीं बैठा जा सकता है कि आप एक वर्ग को बिल्कुल ही किनारे कर दोगे, उससे ऐसा व्यवहार करोगे अछूत जैसा, तो निश्चित तौर पर ये नुकसानदायक है राजनीति के लिए। तो मुझे लगता है कि कोशिश तो की जानी चाहिए, और कोशिश लगातार हम देख रहे हैं आरएसएस कर रहा है कि आप विश्वास जागृत करो। यदि यही कोशिश हमने देखा है कि लंबे अरसे तक जब बीजेपी के नेताओं ने, आरएसएस के नेताओं ने की होगी, तभी तो जातियों में बटा समाज एक हिंदुत्व के छाते के नीचे आया। तो अब यदि एक सफलता मिल गई है, तो दूसरी सफलता क्यों नहीं मिलनी चाहिए, और उसके लिए कोशिशें क्यों नहीं की जानी चाहिए? तत्काल उसका लाभ भले ही ना हो, उसको वोट की राजनीति से भले ही ना आज नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे आप यदि किसी को विश्वास में लोगे, तो बात करोगे, संवादहीनता रखेगी, तो बिल्कुल निश्चित तौर पर वो होगा ही नहीं जिसकी कल्पना की जा रही है। तो आपको विश्वास हासिल करने के लिए लगातार संवाद बनाए रखना होगा, और एक दिन ये सफलता भी आपको मिलेगी। बिल्कुल, क्योंकि खाई चौड़ी और अविश्वास गहरा है, तो उसको पाटने में समय तो लगेगा। बहरहाल अब समय की कमी, इसलिए चर्चा को ही विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद खिलावन जी। तो निश्चित तौर पर कि संघ के जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है, वो अपने स्तर पर कई समय, लंबे समय से प्रयास रहते हैं, चाहे वो जम्मू से लेकर कन्याकुमारी हो, कश्मीर हो। अब मध्य प्रदेश में अगर वो शिविर लग रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर निश्चित तौर पर देखा जाएगा। और चूँकि एक संघ और बीजेपी के रिश्ते किसी से छुपे नहीं हैं, तो देखना लाजमी भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि क्या केवल इस वर्ग को वोट बैंक के नज़रिए से देखा जाएगा, या उन पर ये क्यों अविश्वास पैदा किया जाए कि वो राष्ट्रवादी नहीं है? क्योंकि कुछ लोगों के कारण एक पूरी कौम को आप बदनाम नहीं कर सकते हैं। तो शायद इस नज़रिए में भी संघ में भी बदलाव आ रहा है, वो बीजेपी को बदलाव लाना होगा। अगर वो ऐसा कर पाते हैं, तो निश्चित तौर पर एक हम देखते हैं कि एक नया परिवर्तन मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।